द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में फर्स्ट लेक्चर हम लोग का सेल मेम्ब्रेन तक, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे, वहाँ तक कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को मेंशन करेंगे, समझेंगे डिफिनेशन ऑस्मोसिस का, और दूसरा जो होगा डिफ्यूज़न का, और एक फैसिलिटेड डिफ्यूज़न भी होता है, उसके रिगार्ड भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातों को यहाँ बताना चाहूँगा ऑस्मोसिस के रिगार्ड। ये इस तरह से ऑस्मोसिस को मेंशन कर रहे हैं। ऑस्मोसिस एक्चुअली क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ना? ऐसा मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है। तो इसको सबसे पहले डिफिनेशन को अगर मेंशन करेंगे तो डिफिनेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस के रिगार्ड अगर डिफिनेशन को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? डिफिनेशन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एज ए वाटर होगा। यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट एज ए वाटर होगा। फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, SC लिख देता हूँ, टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू SPM, जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम। ये हम लोग को याद रखेंगे। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है, और वाटर का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन होता है। कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एज ए क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है। इसका मूवमेंट होता है। किसका? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे टिल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ? इस तरह से जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन ही बातों को याद रखना है। मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और कब तक होती है? टिल इक्विलिब्रियम। अब इस बात को समझेंगे किस तरह से इक्विलिब्रियम तक आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस तरफ से 100 मोलिकुल्स वाटर है और दूसरी साइड में क्या है? 0 मोलिकुल्स वाटर है, और बीच में इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, और इधर लो कंसंट्रेशन है, या फिर कह सकते हैं है ही नहीं, है ना? इधर क्या है? लो कंसंट्रेशन। 100 मोलिकुल्स इधर आएंगे तो इधर जो है धीरे धीरे मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस तरह से मूवमेंट होगा। कब तक होगा? जब तक इधर 50 और इधर 50 ना हो जाए। दैट मीन्स 100 मोलिकुल्स में से एक मोलिकुल्स इधर मूव करेगा, इधर 99, इधर 1, 98, 2, 97, 3, 4, 5, 6, और इधर एक घटेंगे, इधर -1 होगा और हमेशा इधर +2 होगा। और कब तक होगा? जब तक कि ये बराबर बराबर कंसंट्रेशन ना हो जाए। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों साइड में, बोथ साइड क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या होगा? मूवमेंट होगा। इस तरह वाटर के मूवमेंट को, यानी कि सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस एक क्या है? इज द पैसेज ऑफ वाटर, पैसेज ऑफ वाटर मोलिकुल्स across semi permeable membrane from solution with high concentration to solution of low concentration। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मैंने बताया वही है। हाई टू लो क्या होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सॉल्वेंट एज ए क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्वेंट एज ए क्या होगा? वाटर होगा। इस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है।
कब तक होती है, टिल इक्विलिब्रियम तक होता है, ये याद रखेंगे। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में इंडो ऑस्मोसिस एक टाइप्स होगा, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। दो तरह के ऑस्मोसिस को हम लोग मेंशन करेंगे, इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो अंदर की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का, है ना, बाहर से अंदर की तरफ, और एक्सो ऑस्मोसिस दैट मीन्स अंदर से बाहर की तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पे इंडो में सेल के अंदर पानी जाएंगे और एक्सो में सेल के अंदर से बाहर पानी जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ पे समझेंगे ऑस्मोसिस में इस तरह से टू टाइप्स है, क्या क्या है, टू टाइप्स है। टू टाइप्स में अभी क्या बोला, एक बोला इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे, और दूसरा क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस है, एक्सो ऑस्मोसिस है। यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस है ना, सेल के अंदर पानी एंट्री करेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस में सेल के अंदर से पानी बाहर मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या होंगे, धीरे 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 बड़ा हो जाएंगे, टर्जिट हो जाएंगे। बट एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सेल धीरे धीरे छोटा होते जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कैसा हो जाएगा, टर्जिट हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल टर्जिट हो जाएंगे, कैसा होगा, टर्जिट। और इधर सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, इस तरह से श्रिंक कर जाएंगे। तो इंडो ऑस्मोसिस क्यों होगा या फिर एक्सो ऑस्मोसिस क्यों होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बीकर में मैं सॉल्यूशन को लेता हूँ और इस तरह से एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल को मैं उस सॉल्यूशन में रखता हूँ, इस तरह से। तो दो कंडीशन लिया, सॉल्यूशन जो होता है मेनली थ्री टाइप्स का होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में मूवमेंट नहीं होगा तो उसको मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पे इस एनिमल सेल को, दोनों एनिमल सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखा है। पहले वाली सेल्स को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे, और दूसरा वाला सेल जो है इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इंडो ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इस तरह से बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक, और अंदर क्या होगा, हाइपोटोनिक, तो अंदर से बाहर से वाटर का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होंगे। और पहला कंडीशंस में सेल को किस एनवायरनमेंट में रखें, सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक में, तो बाहर हाइपो अंदर हाइपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इंडो ऑस्मोसिस होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। ध्यान से, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई ट्रिक बताइए जिसमें क्या हो, हम इजीली कह पाएँ कि बाहर हाइपो है तो इंडो ऑस्मोसिस, बाहर अगर हाइपर है तो एक्सो ऑस्मोसिस, कोई ऐसा ट्रिक बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना है, हमेशा वाटर का जो मूवमेंट होगा कहाँ से कहाँ होगा, हाइपो टू हाइपर होगा, कहाँ पे होगा, हाइपो टू हाइपर होगा। हाई हाई दोनों तरफ है, ध्यान देना, हाई हाई दोनों तरफ है, पो पर, याद रहेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वाटर का पो टू पर होगा, याद रहेगा, कहाँ से कहाँ होगा, पो से पर, हाइपो टू हाइपर, कहने का मतलब यही है ना। तो इसको हम लोग एज ए की पॉइंट याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ये मूवमेंट होगा। आँख बंद करके बताएंगे, बाहर का सॉल्यूशन अगर हाइपो है तो सेल के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, कैसा होगा, इंडो ऑस्मोसिस। और अगर बाहर का इन्वायरमेंट हाइपर है, अंदर हाइपो होगा, तो अंदर से, अंदर हाइपो है तो बाहर आएगा, हाइपर की तरफ जाएगा वाटर, तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा। इस तरह से सिंपल सा कर सकते हैं, हाइपो टू हाइपर, है ना, हाई हाई दोनों तरफ है, एच वाई, बट पोपर यहाँ पे याद रखेंगे। इस तरह से हाइपो टू हाइपर क्या होगा, सॉल्वेंट एज ए वाटर का मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस अगर बाहर से अंदर की तरफ होता है तो इंडो, और अंदर से बाहर की तरफ हो रहा तो एक्सो। सिंपल सा फंडा है, याद रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से
इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस को इस तरह से कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट का इस तरह से क्या होगा, सॉल्वेंट का एंट्री होगा इनटू द सेल, है ना। और यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा, यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस में अंदर से बाहर आएंगे, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। इसका एक्सो ऑस्मोसिस होगा सॉल्वेंट का होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस को दिखाया, बाहर से अंदर पानी जा रहा है और अंदर से बाहर जा रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस को दिखाया है। ओके, क्लियर। दूसरा एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ये सब पैसिव प्रोसेस है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये सब क्या है, ये सब जो है पैसिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा, सब्सटेंस का होगा। क्या होगा, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, है ना। सब्सटेंस में सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, है ना। हाई टू लो क्या होगा, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। सब्सटेंस एज ए सॉलिड फॉर्म्स हो सकता है, लिक्विड फॉर्म्स में हो सकता है और गैस फॉर्म्स में हो सकता है। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का होता है ना। और इस डिफ्यूजन में वन सब्सटेंस मिक्स विथ अदर सब्सटेंस, यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ पे इस तरह से मिक्सचर को दिखाएंगे कि एक पानी का जार लिए, उसमें बूंद बूंद कोई कलर डालते हैं, तो वो कलर क्या होता है, धीरे धीरे होमोजेनस फॉर्म में पूरे बर्तन में मिक्स हो जाता है ना। तो इस तरह से डाई मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लेके मेंशन किया है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, डाई मॉलिक्यूल्स को डाल रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाई मॉलिक्यूल्स क्या होगा, होमोजेनस फॉर्म्स में, है ना, इक्विलिब्रियम फॉर्म में पूरे बर्तन में धीरे धीरे ये डिफ्यूज होके इस तरह से होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, होमोजेनस मिक्सचर का इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ओके। तो डिफ्यूजन में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। सिंपल अगर डिफ्यूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूट या फिर आयंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट ऑस्मोसिस में किसका होता है, सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है, उसका मूवमेंट होता है। ओके, उसके बाद हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जल्दी डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में डिफ्यूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसका मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। आयंस या फिर कह सकते हैं आयंस या फिर किसका बोल सकते हैं, सोल्यूट का यहाँ पे मूवमेंट होगा, आयंस और सोल्यूट का। और यहाँ पे जो मूवमेंट होगा किसका होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर एज ए सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, घुलाने वाला। और सोल्यूट क्या होता है, घुलने वाला। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। सब्सटेंस में क्या होता है, वाटर होता है ना। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इस तरह से मूवमेंट होता है। लिक्विड और गैस में यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होगा, इधर जो होगा ओनली लिक्विड में होगा ऑस्मोसिस। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एसपीएम वो भी नहीं भी हो तो चलेगा, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, डिफ्यूजन में क्या होता है, वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे मेन सॉल्वेंट है, इसको मूव करना होता है ना, वन रीजन टू अनदर रीजन। इसको सॉल्वेंट एज ए वाटर याद रखेंगे, सॉल्वेंट एज ए वाटर हम लोग को याद रखना है। ओके, तो इस तरह से सॉल्वेंट एज ए वाटर हम लोग याद रखेंगे, है ना। फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन ऑल डायरेक्शन, डिफ्यूजन जो होता है चारों तरफ
बट यहाँ पे क्या होता है, वन डायरेक्शन में होता है, ऑस्मोसिस में वन डायरेक्शन में होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इसी वजह से कहें वन डायरेक्शन, अंदर से बाहर इंडो ऑस्मोसिस, अंदर से बाहर एक्सो ऑस्मोसिस, बाहर से अंदर इंडो ऑस्मोसिस। तो इस तरह से डिफरेंस याद रखेंगे। डिफ्यूजन इज ए नेचुरल फेनोमेना दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ये नेचुरल फेनोमेना है, इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। बट ये जो ऑस्मोसिस है इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। कैसे स्टॉप कर सकते हैं, है ना, कैन बी स्टॉप और वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ऑस्मोसिस है ना, समुद्र का पानी से नमक को हटाना है, मीठा पानी बनाना है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की जगह पे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को, इंडो ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, बाहर जाने नहीं देंगे, अंदर आने नहीं देंगे, रोक सकते हैं। ठीक है, तो उल्टा भी करा सकते हैं, रिवर्स भी करा सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो खारे पानी को जो है मीठा पानी में कन्वर्ट किया जाता है, जो नमक है, सॉल्ट है, उसको अलग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। डिफ्यूजन के रिगार्ड हम लोग बोलेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सिंपल है, यहाँ पे भी वाटर मूव करेंगे, ओनली वाटर मूव करेंगे, है ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। ओके, एग्जाम्पल में एडिशन ऑफ इंक, है ना, इन वाटर लीड्स टू द कलरिंग ऑफ द वाटर। पूरा वाटर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो डिफ्यूजन होके पूरे पानी को ये कलर कर देगा, दैट मीन्स होमोजेनस फॉर्म्स में ये मिक्स हो जाएंगे। अब ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे पानी में रखेंगे तो ये फूल जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। व्हेन एक्सपोज टू वाटर, पानी में रखेंगे तो इंडो ऑस्मोसिस होगा, दैट मीन्स बाहर क्या है हाइपो, अंदर क्या है हाइपर, तो यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस होगा, है ना। इसी वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अभी बात किए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखेंगे तो इंडो ऑस्मोसिस होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर एक एनिमल सेल को या फिर प्लांट सेल को रखेंगे तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा। सिंपल सा फंडा बताए, हाइपो टू हाइपर मूवमेंट होगा, बाहर अगर हाइपो है अंदर हाइपर है तो इंडो ऑस्मोसिस होगा, अंदर हाइपो है बाहर हाइपर है तो अंदर से बाहर आएंगे, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे सोल्यूट क्या होगा, आउटसाइड सोल्यूट हायर कंसंट्रेशन में होंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हायर सोल्यूट होंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सोल्यूट कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आउटसाइड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड, सेल के अंदर, इनसाइड क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होंगे। ये इनसाइड हायर सोल्यूट इनसाइड, अच्छा सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट की बात अगर करें, अंदर ज़्यादा सोल्यूट है तो अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर ज़्यादा सोल्यूट है, दैट मीन्स बाहर क्या है, हाइपरटोनिक है, तो अंदर हाइपो बाहर हाइपर, तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा, है ना। एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वाटर मूव्स आउट होंगे, हायर वाटर इनसाइड होंगे, है ना। हायर सोल्यूट आउटसाइड है तो क्या होगा, सॉल्वेंट कम होंगे, दैट मीन्स उल्टा कर देंगे, हायर सोल्यूट आउटसाइड, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखा गया है। और हाइपोटोनिक होगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं, इसको, है ना, हाइपो और हाइपर को खाली समझेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, सिंपल सा फंडा लगाएंगे। यहाँ पे हाइपोटोनिक है ना, तो इस तरह से एनिमल सेल को हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। कहाँ पे रखा, अभी पीछे हम लोग बताए भी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर हाइपो है अंदर हाइपर है तो क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होंगे, क्या होंगे, इंडो ऑस्मोसिस होगा। अब यहीं पे एक बीकर लिए,
इसमें एनिमल सेल को रखे और बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपर है, क्या है, हाइपर है, तो अंदर हाइपो होगा, तो ये क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, है ना, इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जहाँ पे सॉल्ट क्या हो, कम हो, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या होंगे, लेस सॉल्ट होंगे, लेस सोल्यूट होंगे। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मोर सोल्यूट हो, मोर सोल्यूट हो, ओके, क्लियर होंगे। आइसोटोनिक होता है बाहर और अंदर दोनों सेम सेम कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन इनसाइड सेल और आउटसाइड सॉल्यूशन, आउटसाइड सेल दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। तो यहाँ पे जितना एंट्री होगा उतना एग्जिट होगा, दैट मीन्स नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट, इस तरह से, समझ गए। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक टर्म्स है, सेल के अंदर है ना, फूड की एंट्री होगी, चाहे तो सॉलिड फूड होगा या फिर लिक्विड फूड होगा। तो इंडोसाइटोसिस टू टाइप्स में होंगे, क्या क्या होंगे, टू टाइप्स में, टू टाइप्स में क्या क्या होंगे इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस हो सकता है और एक जो हो सकता है फेगोसाइटोसिस। पिनो लिक्विड फूड को अगर एंट्री होगी तो उसको पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड फूड की अगर एंट्री होगी तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। सिर्फ फूड ही नहीं, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में अगर होंगे, एंट्री करेगा सेल के अंदर, तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे, सेल के अंदर एंट्री करेगा, उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। पिनो मीन्स पीना, पानी, क्या, पानी पीना, लिक्विड पीना। फेगो सॉलिड फूड को बोलते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं, सॉलिड की एंट्री होगी, क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस टू टाइप्स, क्या होगा, पिनोसाइटोसिस एंड देन फेगोसाइटोसिस, ओके। और एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, दैट मीन्स सेल के अंदर से सब्सटेंस की एग्जिटनेस होगा, ओके। तो ये दो टर्म्स हम लोग देखे, इंडो बाहर से अंदर, एक्सो अंदर से बाहर, साइटोसिस सेल, सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इंडो, ओके। तो ये हम लोग दो टर्म्स देखे। सेल वॉल, एक न्यू टर्म्स आया, सेल वॉल। अब यहाँ पे सेल वॉल को समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। मैं एनिमल सेल को बना रहा हूँ, तो एनिमल सेल में इस तरह से क्या होंगे, बाउंड्री वॉल होगा, क्या होगा, इस तरह से एनिमल सेल में बाउंड्री वॉल होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एनिमल सेल इस तरह से सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही घिरा रहेगा, और अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में इस तरह से एक और क्या होंगे, सेल वॉल होगा। 2D में सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से बनाना। तो ये प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सेल वॉल की। तो ये जो सेल वॉल है, ये क्या है, स्ट्रक्चर, सेल वॉल है, ये स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल क्या होता है, परमेबल होता है, ये सेल वॉल क्या होता है, परमेबल होता है, फ्रीली परमेबल होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, रिजिड होता है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अंदर इसके जस्ट अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। सेल वॉल की अगर बात करेंगे तो ये सेल वॉल होगा, है ना, जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, CM-PM, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को PM से भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, है ना। सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पे देखेंगे, ये कैसा है, नॉन लिविंग है, आउटर कवरिंग और प्लांट सेल, प्लांट सेल का यह नेचर है, नॉन लिविंग होगा, रिजिड होगा, आउटर कवरिंग, है ना, कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल जो होगा किसका बना होगा, सेल्यूलोज का मेनली बना होगा, किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। ये क्या करता है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस दूसरा एक कंसेप्ट है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलेंगे,
प्लाज्मोलाइसिस, सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म का बाहर चला जाना, क्या बोलते हैं, बाहर चला जाना। ये क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स इन लिविंग प्लांट सेल व्हेन दे लूज वाटर। अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, वाटर है, उसको लॉस करता है थ्रू ओस्मोसिस। दैट मीन्स ये कैसा ओस्मोसिस करेगा, एक्जो ओस्मोसिस, है ना। ये कैसा करेगा, एक्जो ओस्मोसिस। इस तरह से थोड़ा पानी गया तो इस तरह से सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप हो गया, और थोड़ा पानी बाहर गया तो क्या हो गया, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच का गैप बढ़ गया, और इस तरह से और पानी गया, इस तरह से सेल कैसा हो गया, इस तरह से एक जगह सिमट गया। सेल वॉल तो अपनी ही जगह पे रहेगा क्योंकि कैसा है, रिजिड है। कैसा है, सेल वॉल रिजिड है, तो वो अपने जगह पे रहेंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, एक कोने पे आ जाएगा इस तरह से, और ये स्पेस आ जाएगा, है ना, खाली स्पेस बच जाएगा। ओके, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। इस तरह से पानी जब बाहर चल जाते हैं, सेल के अंदर से बाहर चल जाता है। यह नॉर्मल सेल को दिखाया गया है। सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब एक्जो ओस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, साइटोप्लाज्म बाहर चल जाएंगे तो, और इस तरह से और पानी जाएगा। प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन दैट मीन्स बाहर क्या होगा, हाइपरटोनिक, और सेल के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे एक्जो ओस्मोसिस होगा, वाटर बाहर आएंगे, इस तरह से सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, प्लांट सेल को हम लोग बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा एक्जोसाइटोसिस हो जाता है तो। ओके, तो यहाँ पे सेल वॉल के रिगार्ड हम लोग ये सारी बातें की है। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन सेल वॉल का देखेंगे, क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का। सेल वॉल के फंक्शन को हम लोग मेंशन करेंगे। जी हाँ बच्चों, आ जाओ। ये सेल वॉल जो है ना, ये क्या होता है, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरियल सेल, ये एक्चुअली क्या होता है, परमिट प्लांट, फंजाई, बैक्टीरियल सेल्स टू रेसिस्ट बर्स्टिंग, बर्स्ट होने नहीं देता है। कब नहीं होने देगा, जब वाटर एंट्री करेगा, प्लांट सेल टर्जिट होंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद बर्स्ट कर जाएंगे। एनिमल सेल होगा, इंडो ओस्मोसिस कंटिन्यू होगा तो वो बर्स्ट कर जाएंगे, सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। बट प्लांट सेल है, सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये बर्स्ट होने नहीं देगा, यही कहने का मतलब है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, फंजाई में सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल है, तो ये रेसिस्ट करता है, बर्स्ट होने नहीं देता है। ओके, कब, जब इसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे। अभी हम लोगों ने बताया एक प्लांट सेल है, इस तरह से इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हैं, हाइपो अंदर बाहर है तो अंदर हाइपर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडो ओस्मोसिस होगा, है ना, इंडो ओस्मोसिस, इंडो ओस्मोसिस, इंडो ओस्मोसिस, तो ये बर्स्ट नहीं करेगा। ओके, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ओस्मोसिस, है ना, लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। जब ये क्या करेगा, अंदर पानी जाते रहेगा, तो ये सेल वॉल को क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और ये वॉल उल्टा क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो ये वॉल प्रेशर हो जाएगा, वॉल प्रेशर, और ये जो होगा टर्गर प्रेशर हो जाएगा, टीपी बोलते हैं। वॉल साइटोप्लाज्म को जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो इस तरह से वॉल प्रेशर अप्लाइड होगा, इंडो ओस्मोसिस होंगे बार बार, तो कंटिन्यू, तो सेल वॉल एग्जर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलेन सेल, है ना, सेल वॉल भी अंदर क्या करेगा, सोलेन सेल को यानी कि साइटोप्लाज्म को क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर, सेल विथ वॉल कैन इंडर ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये सेल वॉल प्लांट सेल को, एनिमल सेल को बहुत ज़्यादा, है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल को बहुत तरह से ये सेल वॉल रख के क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। क्या कर सकते हैं, कैन इंडर ग्रेटर चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। जैसे प्लांट एनिमल सेल होगा तो फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, बट जैसे ही अगर ये प्लांट सेल वॉल हो जाएगा तो ये ग्रेट चेंज हो जाएंगे, एनिमल सेल बहुत ज़्यादा ग्रेट चेंज शो करेंगे। अब यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को याद रखना है। प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनिमल और वायरस, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगा।
एनिमल, और वायरस में सेल वॉल एब्सेंट होगा। प्लांट में प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे और फंजाई में प्रेजेंट होगा। ओके, अब ये प्लांट में जो प्रेजेंट है तो किस तरह का सेल वॉल होगा? सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दैट मीन्स सेल्यूलोज का बना होगा। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसा है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, इसको बोलते हैं पीजी, पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। और जो फंजाई के सेल वॉल होते हैं काइटिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन का, चाइटिन कोई बोलते हैं, चिटीन बोलते हैं, अलग अलग वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे ये सारा फंक्शन, इसका सेल वॉल का फंक्शन। ओके, आगे चलो। यस सर, वाई सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड नॉट इन एनिमल? वाई सेल वॉल प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में क्यों नहीं है? कुछ रीजन होगा, क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स वाइल एनिमल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर का एनवायरनमेंट होता है, एनवेलप जिसको बोलते हैं, अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट सेल है तो आउटर एनवायरनमेंट एनवेलप क्या होगा? सेल वॉल होगा, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह से बोला है। सेल वॉल मेनली हेल्प द प्लांट टू रिमेन रिजिड फिक्स्ड। सेल वॉल क्या करेगा? प्लांट सेल को एक तरह से रिजिड और फिक्स रखेगा। इसके अंदर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, तो ये सेल को क्या करेगा? रिजिड और फिक्स रखेंगे। दिस हेल्प्स द प्लांट बिकॉज दे आर इमोबाइल। इसके वजह से फिक्स्ड है ना, तो ये क्या होगा? इमोबाइल होंगे। क्या होंगे? इमोबाइल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। द सेल वॉल मेनली कंटेन सेल्यूलोज। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। एंड अदर सब्सटेंसेस, कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह, विच आर द मेन रीजन वाई द ट्रंक एंड ब्रांच। ये जो प्लांट का कुंदा होता है ना, इसको ट्रंक बोलते हैं, ये इसको ट्रंक बोलते हैं। एंड यहाँ से जो ब्रांच आएंगे इस तरह से, और उसमें इस तरह से लीफ आएंगे। तो ये जो ब्रांच वगैरह होता है ना, ये क्या होता है? एक तरह से स्ट्रेंथ रहता है, किसके वजह से? सेल वॉल की वजह से। ऑफ द ट्री आर स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से ट्रंक हो जाए या फिर ब्रांच हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। इसी वजह से प्लांट सेल क्या होता है? रिजिड होता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस है। आओ बच्चों, हम लोग थोड़ा न्यूक्लियस को पहले ओवरव्यू करें, फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, एक सेल को अगर हम लोग मेंशन करें तो इस तरह से एक सेल को मैं मेंशन किया, इसको सेल को, सेल के अंदर इस तरह से एक कंपार्टमेंट और होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एनिमल सेल को मेंशन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस को हम लोग मेंशन करेंगे। ये न्यूक्लियस इस तरह से, ये क्या होता है? इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फैल जाता है, इस तरह से बाहर की तरफ फैल जाता है। इस तरह से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। यह भी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ चला गया, इस तरह से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कौन किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स है, इसके अलावा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स है। और इसमें एक ओपेक बॉडी होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस है, लिक्विड फॉर्म में ग्राउंड सब्सटेंस है। इस तरह से यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस, वाटर, है ना, इस तरह से। तो न्यूक्लियस के रिगार्ड हम लोग ने क्या बात किया? ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस का कंपोनेंट की अगर बात करें, कंपोनेंट्स की किस किस चीज़ों से बना हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियर इनवेलव। क्या है? इनवेलव। दूसरा जो यहाँ पे कंपोनेंट है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पतला बाल जैसा पतला स्ट्रक्चर है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोलस। और चौथा हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह से ये सारा क्या है, कंपोनेंट्स है। ये सारा कंपोनेंट्स है। क्या है? ये सारा कंपोनेंट्स है न्यूक्लियस का कंपोनेंट। इनवेलप, बाउंड्री वाल, टू इन नंबर्स है ना, आउटर और इनर। क्रोमेटिन फाइबर्स, ये कैसा है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइन थ्रेड। यही सेल डिवीजन करता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंसेशन होती है और इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन फाइबर्स को हम लोगों ने क्या बोला, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बट ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम हो गया और ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल। ये जो रोड लाइट स्ट्रक्चर है, इसका छोटा सा पार्ट अगर देखेंगे तो ये डीएनए से मिलके बना होता है। और डीएनए कैसा होता है, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। डीएनए को छोटा छोटा पोर्शन करेंगे तो उसको हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। और इसी जीन को क्या बोलते हैं, बेसिक हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं, बेसिक हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं। इस तरह से बेसिक हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं। और यही बेसिक हेरिडिटी यूनिट क्या होती है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ये कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है। इसको ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को। इस तरह से कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। अब आ जाओ हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के रिगार्ड जल्दी जल्दी बात करते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, है ना, आउटर इनर। आउटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, बाहर की तरफ इवेजिनेट हो जाता है। इनवेजिनेट अगर होता है तो अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, इवेजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेजिनेशन। एंड कंटेन्स पोर्स, जहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ध्यान से, है ना, सीक्वेंस में लेक्चर को देखना है, सारा कंटेंट 9th और इक्विवेलेंट टू 11th, है ना। तो जो 9th के टॉपिक्स हैं 11th के टॉपिक से इक्विवेलेंट है, तो बहुत हद तक आगे तक हम बता देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और अगर 1 by 1 प्लेलिस्ट में 1 by 1 अगर सारे लेक्चर को देखें 1 2 3 4, है ना, क्लियर है, और कहीं थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो 9th के लेवल का पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आगे भी जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो है ना बच्चों को समझने की ज़रूरत है। सफिशिएंट कंटेंट है ना, नीट तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ तक इस तरह से 9th के रिगार्ड हम लोग देख रहे हैं। तो 9th में यहाँ पे न्यूक्लियस के रिगार्ड बात कर रहे हैं। डबल लेयर्ड होता है, उसमें जो पोर होता है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, इस तरह से मैं बनाया था सेल में भी,
ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसको क्रोमेटिन यहाँ पे बोले, है ना। तो क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन, है ना, या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से यहाँ पे डीएनए है, ये क्रोमेटिन फाइबर जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का स्मॉल सेगमेंट क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे ये डीएनए इस तरह से मैसेंजर आरएनए बनाता है, और ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है। डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए डीएनए के मैसेज को लेके बाहर आ जाता है, कहाँ पे आया था, साइटोप्लाज्म में। ये जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं ना, एक सेल का है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से एमआरएनए इस तरह से प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और यहाँ पे एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन। ये जो होता है ये इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज होता है। ये एमआरएनए और फिर साइटोप्लाज्म से कुछ सेलुलर कंटेंट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर एमआरएनए, इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। पोर के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इस तरह से क्या होता है है ना, पोर के थ्रू मटेरियल्स का यानी कि एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, डीएनए जिसको बोलते हैं, एन प्रोटीन का बना होता है, क्रोमोजोम डीएनए प्रोटीन का बना होता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था क्रोमोजोम का, है ना, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंसेशन होके रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोजोम बोलते हैं, ये क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। और ये जो क्रोमोजोम है डीएनए से मिल के बना है, और डीएनए किससे मिल के बना है, जीन से, बहुत सारे जीन मिलके इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस के रिगार्ड हम लोगों ने क्या बात किया, डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ। विजिबल कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज में सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। उसके बाद डीएनए, फुल फॉर्म याद रखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए अगर होता तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहीं से बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है तो डीऑक्सी लगा देंगे, है ना। डीएनए मोलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। These molecules contain genes which regulate cell functions and inheritance and are visible as chromatin materials, है ना, in non-dividing cells। non-dividing cells होगा तो कैसा नजर आएगा, non-dividing cells होगा तो इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। बट जैसे ही सेल डिवीजन होगा, डिवीजन सेल्स में ये क्रोमोसोम फॉर्म में नजर आएंगे। तो सेल साइकिल को अगर हम लोग थोड़ा सा मेंशन करें तो इस तरह से सेल साइकिल में दो स्टेप्स होता है। एक स्टेप्स होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं। ये माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज में ये क्रोमोजोम फॉर्म में नज़र आता है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में नज़र आते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज में 3 सब स्टेज होता है, G1, S और G2। और यहाँ पे जो माइटोटिक या फिर डिवीजन फेज है, यहाँ पे प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ये क्या क्या हम लोग देखें, पुरानी एमएटी, पुरानी चटाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस स्टेज में क्रोमोसोम रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और जो इंटरफेज होंगे G1, S, G2, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, है ना। ये कहाँ पे रहेंगे, G1, S और G2 में
क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में। सेल डिवीजन होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस स्टेज में क्रोमोजोम फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है, आगे चलेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल्स विजिबल एज एन इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल, ये कैसा है? क्रोमेटिन मटेरियल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी पतली सी। अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमोजोम्स। जब कंडेंसेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब कंडेंसेशन होती है, तो ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इस तरह से है, मैं बता रहा था यहाँ पे कि इस तरह से क्या है, इस तरह से क्रोमोजोम्स है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंसेशन होता है और इस तरह से क्रोमोजोम में रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल, plays a central role in cellular reproduction and development by directing chemical activities and determining cell maturity। न्यूक्लियस क्या करता है? सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमांडर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, ये सारा वर्ड इसके लिए बोलते हैं। द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज़। केमिकल एक्टिविटीज़ ये होता है डीएनए का। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम में, है ना। और ये क्रोमोजोम कब नज़र आता है? जब क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीजन करता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन होकर क्रोमोजोम बना दिया, इसका स्मॉल सेगमेंट ही तो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है ना। तो ये केमिकल एक्टिविटी, इसी को डीएनए को क्या बोलते हैं? केमिकल नेचर ऑफ लाइफ। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल नेचर ऑफ लाइफ बोलते हैं। केमिकल नेचर, यही केमिकल्स का यहाँ पे क्या होता है? केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइनिंग सेल मैच्योरिटी। ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से होती है। इतना तक क्लियर है? ओके, यहाँ पे जो आइज दिया है ना, ये जीन्स के डीएनए की वजह से होता है ना, जीन की वजह से होता है। जो पेरेंटल जीन होती है मदर फादर का, वो उसके बच्चों में इनहेरिट होता है। तो ये जीन के थ्रू मम्मी पापा का कैरेक्टर्स उनके बच्चों में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे अलग अलग आइज़ का कलर है, ऐश्वर्या की आंखों का कलर ऐश कलर का है ना, किसी का ब्लैक कलर का, अदर कलर में। तो ओके, ये सारा जीन का खेल है। आगे हम लोग सेल ओरिजिन एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ओके, क्या देखेंगे? सेल का ओरिजिन एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल्स को यहाँ पे दिखा रहा है और यूकैरियोटिक सेल्स को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और दोनों में क्या कहा है? एक तरह से डिफरेंशिएट कहा है। तो पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नजर आ रहा है? तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सा, यहाँ पे अलग पेज में मैं बता देता हूँ। सेल को जो है ना, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर दो टाइप्स बताए थे। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बनावट के हिसाब से अगर बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे बनावट के हिसाब से अगर सेल को डिवाइड करें तो टू टाइप्स नज़र आएंगे। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे और दूसरा टाइप जो होगा यूकैरियोटिक सेल्स होगा। है ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसको समझेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल ग्रीक वर्ड को जिस रूट वर्ड से बना है उसको याद रखेंगे। प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियोटिक कैरियोन से आया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में सेल्यूलर कंटेंट नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, उसको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। प्रो प्रीमिटिव न्यूक्लियस वाले, कैरियोन न्यूक्लियस, प्रीमिटिव न्यूक्लियस वाले। और यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स
न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस वाले, ट्रू न्यूक्लियस वाले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट बोलेंगे। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, है ना। साइज जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का होता है स्मॉल होता है, विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, वेयर 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये सेल का साइज दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है, उसका एक रेंज दिया 1 to 10 माइक्रोमीटर तक। यहीं पे यूकैरियोटिक सेल साइज में क्या होंगे, लार्ज होंगे, यूकैरियोटिक सेल साइज में क्या होंगे, लार्ज होंगे, है ना। तो इस तरह से लार्ज होगा, रेंज क्या होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर, यहाँ पे रेंज क्या है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स का। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल, सिर्फ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स होता है डीएनए, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म्स में होता है, डिफाइन एंड इट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड, सिर्फ न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, डीएनए भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डीएनए, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक साथ होंगे। सेलुलर कंटेंट जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो नहीं होंगे, है ना। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होंगे, एज वेल एज इट्स सराउंडिंग बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से एक सेल क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। सिंगल क्रोमोजोम्स यहाँ पे होंगे, बट सर्कुलर फॉर्म में होगा, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म्स में होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, ऐसा होगा, सर्कुलर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर होंगे इस तरह से। सिंगल क्रोमोजोम्स होगा, सर्कुलर नेचर का होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो कैसा है, कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म्स में। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल जो है ये क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोजोम्स होता है, पहले तो ये याद रखेंगे। सेल इज वेल डिफाइंड, मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, है ना, ऑर्गेनेल जिसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, सेल इज मेम्ब्रेन बोन एंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, सेल तो होगा मेम्ब्रेन बोन, बट ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। ओके, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स को सिंपल बनाएंगे, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके ऊपर एक सेल वाल होंगे, क्या होंगे, एक सेल वाल होगा, इस तरह से सेल वाल होंगे, इसके ऊपर हो सकता है कि और लेयर हो, बट यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कर सकते हैं ये जो है इस तरह से, ये न्यूक्लियस नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, बट यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होंगे, इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस होंगे और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे और प्लस सेल ऑर्गेनेल होंगे, और यहाँ पे डीएनए ओनली होंगे, है ना। और यहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म्स करेंगे। एक सिंगल सेल क्या करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, एक सिंगल सेल पूरा फंक्शन करेगा। हमारी बॉडी में मेनी सेल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही सेल्स है, वो सारा फंक्शन करेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। आगे चलो, एक क्वेश्चन है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नाउन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्वेश्चन क्या है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नाउन एज, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, क्या बोलेंगे, सोच के बताओ जल्दी से। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नाउन एज, क्या बोलेंगे, बोलो, प्रोकैरियोट्स में
अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, बताओ। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे, है ना। ये इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल प्रोकैरियोट्स में इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन करने का मतलब पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से धस जाता है, जिसको मीजोजोम बोलते हैं, और इसी मीजोजोम के साथ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको डीएनए भी बोल सकते हैं और इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। आंसर कौन सा होगा? न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नहीं आज ही देख लेते हैं, यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस बोला था ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल है तो बाहर क्या होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होंगे। गोल्जी बॉडी होगा, अदर राइबोसोम्स वगैरह होंगे, एनिमल सेल होगा, है ना। प्लांट सेल होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड सेल वॉल होगा सेल्यूलोज का, इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर से बाहर सेल वॉल, है ना। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा पेरीफेरी की तरफ, क्योंकि वैक्यूल्स बड़े साइज का हो जाएगा। अदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म को हम लोग मेंशन करते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को 2 वर्ड दिया है। साइटोप्लाज्म क्या होगा? द फ्लूइड कंटेन इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है न्यूक्लियस से बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कंटेंस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर अदर ऑर्गेनेल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम भी है। ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये अलग अलग फंक्शन, इंक्लूज बाय मेम्ब्रेन्स, और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। गोल्जी बॉडी को देख लेंगे तो इस तरह से होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फैल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगा। ये फिर वेसाइकल्स में टूटेंगे, वेसाइकल्स फिर मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स में बनेंगे, और ट्यूब्यूल्स इस तरह से गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी बना देगा, और फिर ये सिस्टर्नी से पिंच ऑफ होके वेसाइकल्स फॉर्म में साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड कंटेन इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो अंदर पानी भरा हुआ है, कंटेन स्पेशलाइज ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, खास फंक्शन करता है ना, एंड आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्म की बात हम लोग देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स है, ये भी एनिमल यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल्स, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? वेरियस मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल, वेरियस मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल दैट कैरी आउट वेरियस फंक्शन, अलग अलग बहुत तरह का फंक्शन ये परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल में न्यूक्लियस, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, या फिर कह सकते हैं गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में, इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। एनिमल सेल सेल वॉल नहीं होगा, प्लांट सेल सेल वॉल होंगे, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ऊपर वाला सेल वॉल, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नजर आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में नजर आएंगे, राइबोसोम्स दोनों जगह आएंगे, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में। प्लास्टिड ओनली यूकैरियोट्स में, लाइसोसोम यूकैरियोट्स में, तो ये राइबोसोम्स हो जाएगा, दोनों जगह पाएगा। ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम्स होता है। यहीं पे ये और ये यूकैरियोटिक सेल है, 80S राइबोसोम्स होगा। S स्टैंड्स फॉर श्वेतबर्ग यूनिट, याद रखेंगे, श्वेतबर्ग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया? ओनली सेल ऑर्गेनेल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, लाइसोसोम
यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन्स राइबोसोम क्या होंगे, दोनों जगह पाएंगे। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, दोनों जगह पे पाए जाएंगे। ओके, आगे इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। आज के लिए ओके इतना ही। जो भी नए चैनल में पूरा चैप्टर को, 9th का ये चैप्टर है, पूरा चैप्टर को हम कराएंगे इजी वे में, समझ में भी आएगा। बहुत सीक्वेंस से पीपीटी बना हुआ है, तो जो भी नए हैं वो चैनल से बने हुए रहें। ओके, थैंक यू।